नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बताते चले कि देर रात कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आया लखनऊ शहर। घनघोर कोहरे की चादर में ढका हुआ नजर आया। वाहनों की रफ्तार धीमी रही। इस दौरान लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में छाया रहा घना कोहरा। बताते चले कि मौसम ने करवट ली है और इसके चलते प्रदेश के कई जिलों, राजधानी समेत धुंध की चादर देखने को मिली है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोहरा छाया देखने को मिला। देर रात कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आया लखनऊ शहर। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। पर लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। देर रात से कोहरे की चादर से ढका रहा लखनऊ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुंध की चादर नजर आ रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते वाहन की रफ्तार भी धीमी पड़ी रही। देर रात की तस्वीरें हैं जहां पर धुंध की चादर नजर आ रही है, जिसके चलते सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। देर रात घने कोहरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही और बाहर निकलने वाले लोगों को, जो वाहन से सड़कों पर निकले थे, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ती ठंड में रैन बसेरों की व्यवस्था देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार रात 9 बजे खुद निकल पड़े। मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन, कचहरी और गोरखनाथ रैन बसेरे की व्यवस्था देखी और ठहरे हुए लोगों से बातचीत की। अपने हाथ से भोजन का पैकेट और कंबल दिया। अफसरों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों की संख्या और बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में अच्छी सुविधा मिले, ये प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल का इंतजाम हो। साफ सफाई को लेकर भी सीएम ने आदेश दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी भोजन मुहैया कराई जाए।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्द मौसम में रैन बसेरों का हाल जानने के लिए सीएम योगी खुद निकले। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल और खाना भी दिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जे का आरोप लगा है। बताते चले कि महिलाओं ने जिलाधिकारी के गाड़ी का घेराव किया है। महिलाओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने महिलाओं को समझा बुझाकर जांच के आदेश दिए हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के सतनपुर क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की है और जिलाधिकारी की गाड़ी का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नारेबाजी ये कर रहे हैं कि मेरा प्लाट 98 का खरीदा हुआ है, यहाँ साहब बाउंड्री भी है, लेकिन उस पर विधायक ठीक साफ है, जबरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लो हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कितना प्लाट है? मेरा 30 बाई 60। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जालौन पहुंचे। बता दें कि कृषि मंत्री जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने बहोदपुर में बीज विदयन संयंत्र का लोकार्पण किया। इसके साथ रुमालू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण भी किया। इलाके में मटर की खेती और स्प्रिंकल सेट के जायजे के बाद कृषि मंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान के लिए सरकार का योजनाएं चला रही है। किसानों की खेती में लागत घटकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। तो जालौन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिसमें से एक के भीतर लगभग 350 के करीब किसान सदस्य हैं, दूसरे के भीतर 301 सदस्य हैं। तो इससे तरीके से लगभग 650 किसानों ने मिलकर के 2 अलग अलग अपनी कृषि उत्पादक कंपनियां बनाई हैं, संगठन बनाया है और उनके माध्यम से वो किसानों से एक विशेष प्रकार के वैरायटी का मटर वो उगा रहे हैं और उसको एक निर्धारित भाव पर इन आज जो MOU हुआ है उन कंपनियों के साथ निर्धारित रेट से उनको आपूर्ति करेगी। वहीं औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। कोहरे और धुंध के चलते 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आपको बता दें कि जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और ग्रामीण की मदद से वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और उन्हें सफाई रेफर किया गया है। इस दौरान कानपुर देहात से कानपुर नगर जा रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो एक्सप्रेसवे से गुजरे, तब उन्हें हादसे की जानकारी लगी और वह अचानक रुक गए, जिसके बाद उन्होंने घटनास्थल पर रुककर यात्रियों से बातचीत की और उन्हें प्रशासन से गुजारिश करते हुए कहा कि सरकार गरीबों की हर प्रकार की मदद करे और घायलों को उचित इलाज दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मौसम का ध्यान रखते हुए ही सफर करें और तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। अभी जो जानकारी मिली है, बस और ट्रक में जो एक्सीडेंट हुआ है, बस में जो लोग बैठे थे कुछ घायल हुए हैं, कुछ लोग की जान गई है। सैफई ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज होने गया है। जो दिखाई दे रहा है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, किसी न किसी की रफ्तार या ध्यान नहीं दिया होगा जिसके कारण हुआ है। जो भी इस समय चले, मौसम को देखते हुए अगर कोहरा है तो अपनी रफ्तार बचा करके आराम से चले, जिससे
इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे न हो। मुझे उम्मीद है सरकार इसकी पूरी मदद करेगी। मरने वालों की जो जान गई है उनकी मदद हो, घायलों का अच्छा इलाज हो और सहयोग मदद जो मिल सकती है वो करें। और आसपास के जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं इनसे भी कहूँगा कि इस मौके पर मदद ही करें। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी परियोजना के विस्तारीकरण के समय किसानों की जिलाधिकारी के सामने मीटिंग में ग्रामीणों ने कहा कि हम विस्थापित नहीं होना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी भूमि 3 फसली है और हम पहले भी विस्थापित हो चुके हैं, इसलिए अब और नहीं होना चाहते। चूंकि मामला सरकार से जुड़ा था, इसके लिए एनटीपीसी अधिग्रहण में भूमि को देना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि एनटीपीसी की ओर से अधिग्रहित की गई भूमि में 16% किसानों को पुनर्वास के लिए अधिग्रहित पुनर्नियम अनुसार यह चाहिए हुआ और एनटीपीसी प्रशासन बताते चलें कि एनटीपीसी की तरफ से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों ने कहा कि एनटीपीसी की ओर से अधिग्रहित की गई भूमि में 16% किसान के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित नियम अनुसार यही होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। और एनटीपीसी ने प्रशासन से मिलकर 4000 किसानों पर 307 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया, जिससे किसान डरे और सहमे हैं। शीशा पत्थर से टकराए ऐसा भी हो सकता है, दिल टूटे आवाज ना आए ऐसा भी हो सकता है। मारे मारे गली गली में जिस मंजिल को ढूंढ रहे वो भी हमको ढूंढ रही हो ऐसा भी हो सकता है। कुछ इसी प्रकार के दर्द और परेशानियों से जूझते हुए एनटीपीसी प्लांट लगा हुआ है। यहाँ के जो विस्थापित हैं, आज उन्हीं लोगों की परेशानियों को आपके सामने हम रखने आए हैं, जानने आए हैं कि उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। इनकी परेशानियों को यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। एनटीपीसी प्लांट जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस प्लांट के पीछे की क्या कहानी है, और कुछ ऐसी कहानी है जो वास्तव में बेहद दुख भरी है और दर्दनाक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसानों के साथ जिस तरीके से जोर जबरदस्ती हो रही है इन दिनों विस्थापित करने के लिए, उसमें तमाम प्रकार के नियम और कानूनों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनटीपीसी का इस सबसे प्रमुख गांव है, क्योंकि 2 प्लांट के बीच में ये पूरा ग्राम समाज पड़ता है। तो आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या समस्या हो रही है, और मुआवजे को लेकर और यहाँ से विस्थापित करने को लेकर आपके साथ जो समस्या आ रही है उसमें आपके पीछे क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या, यहाँ के अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या एनटीपीसी पावर प्लांट के अधिकारी कर्मचारी कितनी प्रताड़ना आपको दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी का मकान यहाँ पे अधिकारी गिरा दे रहे हैं। बावजूद इसके कोर्ट में मामला है, इसके बाद भी लोग अधिकारी अपना मनमाना रवैया लगातार दिखा रहे हैं। दिक्कत क्या समस्या आपको एनटीपीसी से हो रही है? 27 नवंबर 2008 को यहाँ गजट नोटिफिकेशन हुआ है। हम कई बार विस्थापित हो गए हैं। हम विस्थापित नहीं होना चाहते। हमारी जमीन त्रिफसली है और बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए हम अपनी जमीन देना नहीं चाहते, हर हाल में देना नहीं चाहते अपनी जमीन। लेकिन सरकार है जो हमको उजाड़ सकती है, ले सकती है। तो सरकार हमको उजाड़ रही है, तो सरकार जो है वो नियमों के आधार पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर हमको हटावे। जमीन जो है 3 चरणों में ली गई है, 3 चीजों के लिए ली गई है। एक मुख्य प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा आइस डंप के लिए, और तीसरा जो है वो पुनर्वास के लिए। 16% भूमि, पूरे अधिग्रहित क्षेत्र का 16% भूमि पुनर्वास के लिए लिया जाना है। और अगर ऐसा नहीं किया है इन्होंने, तो सारा अधिग्रहण इनका निरस्त हो जाएगा। 4000 किसानों पर 307 जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्होंने सारे नियमों की अनदेखी की है। हमारे माझे में किसान खेती करते हैं, अब उसमें किसी खेती नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने नदी का सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। हासिमपुर में 25 एकड़ जमीन जो नदी के नाम दर्ज है, उसको भी अपनी बाउंड्री के अंदर मिला लिया। सलाहपुर रजौर ग्राम सभा जो है जी,
ये अधिग्रहित नहीं की जा सकती। हाँ, उसके लिए कुछ विशेष रीजन है, तो उसमें से क्या विशेष रीजन? पुराना प्रोजेक्ट जब बना था तो इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। क्योंकि यहाँ 12 एकड़ लगभग जंगल है, कई तालाब हैं, घनी आबादी है, वेटलैंड है। नदी से 200 मीटर छोड़ करके ही बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत सरकार ने किया है, जिसको रामसार समझौता कहते हैं। लोग पूजा पाठ के लिए भी नहीं जा पाते, मंदिर में पूजा पाठ के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से किसानों को तरह तरह से सताया जा रहा है। हमारा जो कानून से मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए। हमको रोजगार जो अगर संविधान में व्यवस्था है तो उसी व्यवस्था के आधार पर हमको दिया जाए। वहीं रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि औरैया से सामने आ रही है। बता दें कि कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया है, जिस हादसे में 3 की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वाहन टकरा गए हैं, जिसकी वजह से दर्जनों की संख्या में वाहन आपस में भिड़े। औरैया समेत कन्नौज के आसपास का ये मामला है। बताते चले कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको सीधा टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की यह घटना है, जहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई वाहन एक साथ टकरा गए और इस दौरान बड़ा हादसा हो गया है। बताते चले कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घायलों का हाल जाना इस दौरान और लोगों से अपील की है कि मौसम को देखकर ही घर से बाहर निकलें। बस में जो लोग बैठे थे कुछ घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई है। सैफई ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इलाज होने गया है। जो दिखाई दे रहा है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। किसी न किसी की रफ्तार या ध्यान नहीं दिया होगा जिसके कारण हुआ है। जो भी इस समय चले, मौसम को देखते हुए अगर कोहरा है तो अपनी रफ्तार बचा करके आराम से चले, जिससे इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे न हो। बस में था सर। बस में कितनी सवारियां थी? सर सवारियां 20-25 होंगी। कैसे ये हादसा हुआ, कुछ जानकारी? सर आगे ट्रक खड़ा था बीच रोड पे, तो उसके कारण हुआ है। तो पहले हमारी बस लगी, ठीक है, तो जब तक बस लगी हमारा ड्राइवर था जो उतर के पीछे गाड़ियां रोक रहा था जब तक हम उतर रहे थे, तो उसके पीछे सारी गाड़ियां उतरी। हादसा हुआ है, तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए अपने स्थानीय पुलिस को, जिसमें अरवा कटरा की फोर्स, बिधुना की फोर्स और यहाँ उमरैन चौक में अरवा कटरा को रवाना किया गया। फोर्स आई तत्काल मौके पर। और किसकी जनपद की फोर्स आई? कन्नौज और इटावा की फोर्स से भी कोऑर्डिनेट किया गया। वहाँ की फोर्स भी काफ़ी कोहरा होने के बावजूद काफ़ी मुस्तैदी से तुरंत तत्काल मौके पर पहुँची। वहीं लखनऊ के गोसाईगंज स्थित शिमला कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने पठान मूवी को लेकर भी बयान दिया। वहीं आर्यन टीवी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से बातचीत की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद। सर, आज आपने एक विद्यालय में शिरकत की, आखिर किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, शिक्षा के लिए जरूरी ये है कि घर का वातावरण भी अच्छा हो। धार्मिक शिक्षा एक अलग विषय है, धर्म के प्रति आस्था होना एक दूसरा विषय है, लेकिन धर्म का अनुसरण करने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी आज के लिए अत्यंत जरूरी है। और मैंने यही बातें यहाँ शिमला पब्लिक स्कूल में बोला है कि बच्चे को अच्छा निकालना है तो घर के वातावरण को अच्छा निकालना होगा, माता पिता को अच्छे वातावरण में रहना होगा और माता पिता को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी उनका बच्चा अच्छा निकल सकता है। दोनों पठान मूवी को लेकर लगातार बायकॉट चल रहा, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? नहीं, लोगों को संयम रखना चाहिए जो लोग पिक्चर बनाते हैं, और धार्मिक भावनाओं से खेलने से बचना चाहिए। सर, निकाय चुनाव की क्या तैयारियां है? बीजेपी विजय प्राप्त करेगी। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो बीजेपी की है पूर्ण बहुमत होगी। RNTV से अभिषेक कुमार यादव। वहीं जालौन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के दृष्टिगत पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं लखनऊ से झांसी जाते समय कल्पी और उरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। स्मार्ट सिटी और स्वच्छता के जुड़े कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल पर सभी चुनाव लड़ती रही और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूर्व में भी हम लोग नगरीय निकायों में अच्छे राजनीतिक परिणाम प्राप्त करते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं। हमने अपना संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम सब पूरा कर लिया है और जैसे भी अधिसूचना जारी होगी हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मैदान में होंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।